गुड मॉर्निंग। आज सीएमए इंटर पेपर 5 फिनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यू करेंगे। मैं इस तरह एमसीक्यू कराएं आपका 40 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएगा। ठीक है, बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट कुछ बोलना चाहता हूं, उसको आप सुन लीजिए तो आपके लाइफ बदल जाएगा यदि उसको फॉलो कर लेंगे तो। ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला बताना चाहता हूं सक्सेस का। आप हर चीज में भी सक्सेस हो जाओगे इस फॉर्मूला को फॉलो करोगे तो। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ आपको इतना करना है, सुन लीजिए लाइन को। बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर क्विट, यू विल बी द सक्सेस, यू विल बी द विनर। याद रखिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर क्विट, यू विल बी द विनर। जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा और क्विट नहीं करेगा वो विनर बनेगा ही बनेगा। आज भी मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, हर एक बच्चे में एक टैलेंट होता है और सक्सेस वही होता है जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है। तो याद रखिएगा, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए और इतना बेस्ट दे दीजिए, जितना दिन बचा है आप सक्सेस हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। जो पूरी एफर्ट दे देता है अपनी, वो कभी फेल नहीं होता है। सिंपल सा है, आप खुद मन से सोचिएगा, जिस चीज को आपने पूरा मन से किया है उस चीज में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। बस इतना ही बोलूंगा और मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, पेपर 5 सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यू कर रहा हूं। एमसीक्यू अच्छा से सुन लीजिए, आप 100% इस पेपर में 40 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, which statement or accounts is the income statement of a charitable institutions? चैरिटेबल ट्रस्ट, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वह कौन सा अकाउंट बनाता है? जनरली कंपनी पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाती है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चैरिटेबल ट्रस्ट बनाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। इसमें यह याद रखना है कि चैरिटेबल ट्रस्ट का इनकम स्टेटमेंट का क्या नाम है, चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का इनकम स्टेटमेंट का नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच क्लास ऑफ अकाउंट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? मतलब 3 अकाउंट जो होता है, पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट्स, उसमें से कौन सा अकाउंट है? याद रखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका केस का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है, और केस का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमेशा रियल अकाउंट में आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। याद रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, बच्चा जानता है इस चीज को। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन चार्जिंग का 2 मेथड होता है, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड। क्वेश्चन में एसेट लाइफ साइकिल मेथड दिया, ये कोई मेथड नहीं है डिप्रिसिएशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, at the end of the accounting year the capital expenditure are shown in the test. कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां दिखता है बैलेंस शीट में? आगे जानिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। जैसे आपने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा या एक मशीनरी खरीदा, एक बड़ा खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो वो क्या है? आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप घर में एसेट खरीद के ला रहे हो, मशीन खरीद के ला रहे हो या लैंड खरीद रहे हो, तो ये सब एसेट है। तो ऑब्वियसली एसेट कहां खड़ा होगा? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज था। ठीक है, एक बार देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट का इनकम स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। डिप्रिसिएशन का कौन सा मेथड नहीं है? एसेट लाइफ साइकिल मेथड डिप्रिसिएशन का मेथड नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाता है? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6, मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
क्या बोलता है क्वेश्चन देखिए, एज ऑन 31st March 2021 डेटर्स एंड एडिशनल बेड डेब्ट्स आर ₹8 lakh and 10,000, ठीक है, respectively. If the provision for bad debt is made at 5% on debtors, then amount of such provision will be. क्या बोलता है देखिए, क्वेश्चन को समझिए. बोलता है मेरा डेटर आज के दिन 8 लाख रुपया. डेटर मतलब जिसको अपने हमने माल उधार में दिया है, ठीक है, हमने क्रेडिट सेल किया है और वो माल को मेरे लिए क्या है, असेट है, समझ लिए. मैंने उसे उधार में माल दिया है, वो हमको पैसा देगा, तो वो मेरा डेटर हुआ. जिसको हमने क्रेडिट सेल किया है उसको बोलते हैं डेटर्स, ठीक है. बोलता है 31 मार्च को 8 लाख रुपया डेटर दिखा रहा है और दिखा रहा है एडिशनल बेड डेट आर ₹10,000, ठीक है. डेटर मेरा 8 लाख का है और उसमें से बेड डेट हो चुका है मान के चलिए 10,000 रुपया. मतलब अल्टीमेटली मेरे पास कितना रुपया है, 8 लाख रुपया में से हमको पता है 10,000 तो हमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है. तो 8 लाख में से हमको पता चल गया कि 10,000 मेरा एडिशनल बेड डेट है, मतलब मिलेगा ही नहीं. बेड डेट मतलब पैसा डूब जाना. तो मेरे पास एक्चुअल में डेटर्स कितना हो गया, 7,90,000. 8 लाख माइनस 10,000, ठीक है. अब आगे क्वेश्चन बोलता है इफ द प्रोविजन फॉर बेड डेट इज मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स. बोलता है डेटर के ऊपर 5% का हम बेड डेट का प्रोविजन बताएंगे तो कितना रुपया का प्रोविजन बनेगा. तो अल्टीमेटली मेरे पास बेड डेटर्स कितना है आज के दिन, 7,90,000 है. तो 7,90,000 पे 5% देंगे तो 39,500 आएगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, ठीक है. रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ डेज ऑफ द फर्म. रियलाइजेशन अकाउंट कब होता है, रियलाइजेशन मतलब क्या, पैसा रियलाइज करना. और पैसा कब रियलाइज होगा, जब फर्म बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगा. तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के समय रियलाइजेशन अकाउंट खुलता है. बहुत इजी क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 8, according to AS2 inventory should be valued at lower of cost and NRV. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि इन्वेंटरी को, फिनिश गुड्स को क्या चीज पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए. बोलता है कि लवर ऑफ द कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कीजिए या नेट रियलाइजेबल वैल्यू. मतलब हम 10 रुपए का माल बनाए, ठीक है, आज मेरा कॉस्टिंग पड़ा 10 रुपया में, लेकिन बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि आप 10 रुपया को कितना रुपया में बेच पाओगे, रियलाइज कर पाओगे. सपोज मैं 10 रुपया का माल को मैं 6 रुपया में ही मैक्सिमम बेच पाऊंगा, तो उसको हम रिकॉर्ड 6 रुपया में ही करना चाहिए हमको. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है लवर ऑफ द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. समझ में आया. तो सिंपल से आपको यही याद रखना है, AS2 में कैसे रिकॉग्नाइजेशन होता है, वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक का, लवर ऑफ द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 9, द डेज डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कौन सा डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिया जाता है. सिंपल सा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, द डेज लॉस इज इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करते हैं तो नॉर्मल लॉस को लिया जाता है, एबनॉर्मल लॉस को नहीं लेते हैं. तो द डेज लॉस इज इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. आप लिखेंगे नॉर्मल लॉस. कौन सा लॉस को नहीं लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस को नहीं लेते और नॉर्मल लॉस को लेते हैं. एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11, फिर मैं आपको सम अप कराऊंगा. ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 12th March 2021 for 4 months. The date of maturity क्या होगा, आफ्टर 4 months प्लस 3 days ग्रास. तो आफ्टर 4 months 12 months से करेंगे और फिर 3 days ग्रास का लेंगे तो 15 जुलाई होगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है. अब क्वेश्चन को मैं रिकैप करा रहा हूं, फिर से 5 क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, प्रोविजन ऑफ बेड डेट. जब भी आप बेड डेट का प्रोविजन बनाएंगे तो याद रखिएगा जितना डेटर है और उसमें से कुछ भी एडिशनल बेड डेट होगा तो उसको माइनस करके जितना परसेंट बोलेगा आप इनटू कर दीजिएगा. रियलाइजेशन अकाउंट कब होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय. AS2 क्या बोलता है, लवर ऑफ द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है. कौन सा डिस्काउंट नहीं लेते हैं बिजनेस में, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए. Under the hire purchase system, the buyer become the owner of the goods. Hire purchase system में buyer goods का owner कब होता है. Hire purchase system मतलब मैंने एक बाइक खरीदा इंस्टॉलमेंट में दे के.
हर मंथ में इंस्टॉलमेंट देता हूं, तो मैं अल्टीमेट ओनर कब हुआ, जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दूंगा। तो यही लिखा है, इमीडिएट आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का मैं पेमेंट कर दूंगा मैं बाइक का ओनर हो गया। समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है, देखिए, द एक्सेस अमाउंट रिसीव ओवर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू। बोलता है, याद रखिएगा, सपोज शेयर का दाम 10 रुपया था फेस वैल्यू, कंपनी उसको 12 रुपया में दे रहा है। ऑब्वियसली कंपनी 10 रुपया का चीज 10 रुपया में क्यों देगा आपको, कुछ फायदा करना चाहता है कंपनी, तो 10 रुपया का शेयर आपको 12 रुपया में दे रहा है। जो 2 रुपया जो कंपनी रिसीव कर रहा है वो कंपनी क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालेगा। 10 रुपया कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा, जो 2 रुपया एक्स्ट्रा रिसीव किया एज ए प्रॉफिट के नाम पे वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। तो द एक्सेस अमाउंट रिसीव ओवर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्लब विल बी टेकन टू। या देखिए, क्लब में क्या बोलता है, क्लब का जब अकाउंटिंग करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और सारा प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। ठीक है, द पार्टीज ऑफ ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर का पार्टी को क्या बोलते हैं, सिंपल सा चीज है, को वेंचर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 बोलता है कि फाइनल अकाउंट्स कैसे बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है, सत्तूर एंड नेप्टूर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। बोलता है, सत्तूर एंड नेप्टूर 2 पार्टनर थे। ठीक है, सत्तूर एंड नेप्टूर, उन लोग 5:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहे थे। दे एडमिट जुपिटर गिविंग हिम 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अभी पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर है, सत्तूर एंड नेप्टूर। ठीक है, वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहे हैं 5:3। वो एडमिट करते हैं जुपिटर को 3/10 ऑफ द शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, बोलता है, इफ जुपिटर एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम सत्तूर एंड 1/10 शेयर फ्रॉम नेप्टूर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन बोलता है, देखिए, सत्तूर एंड नेप्टूर 2 पार्टनर थे। ठीक है, उन्होंने एक नया पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम था जुपिटर। चीज को समझिए लॉजिकली, सत्तूर एंड नेप्टूर 2 पार्टनर थे, उन्होंने एक नया पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम था जुपिटर। अब बोलता है, जुपिटर क्या कर रहा है, सत्तूर से कुछ शेयर खरीदा, सत्तूर से कुछ शेयर खरीदा और नेप्टूर से कुछ शेयर खरीदा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, लॉजिकली क्या होना चाहिए। देखिए सत्तूर एंड नेप्टूर 2 पार्टनर थे, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3। जो नया पार्टनर आया जुपिटर, उन्होंने क्या किया, सत्तूर से कुछ शेयर खरीद लिया और नेप्टूर से कुछ शेयर खरीद लिया। तो अल्टीमेटली क्या हो, पहले हमको यह निकालना पड़ेगा कि सत्तूर के पास एग्जिस्टिंग शेयर कितना बचा है जुपिटर को देने के बाद। ठीक है, और नेप्टूर के पास कितना शेयर बचा है जुपिटर को देने के बाद। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सत्तूर का जो शेयर था ऑलरेडी जो शेयरिंग रेशियो है उससे हम माइनस कर देंगे जो जुपिटर ने खरीद लिया है, और नेप्टूर के पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे हम लोग माइनस कर देंगे जो जुपिटर ने खरीद लिया है। तो जो अल्टीमेटली जो एग्जिस्टिंग बच जाएगा वो सत्तूर का हो जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग बच जाएगा नेप्टूर का हो जाएगा, और जुपिटर ने जो खरीदा वो हो गया। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का ऐसे निकाल लिया जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रैक्टिकल। देखिए, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, अच्छा से देखिए, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। ठीक है, जुपिटर क्या कर रहा है, 1/5 खरीद रहा है सत्तूर से एंड 1/10 कर रहा है नेप्टूर से। ठीक है, 1/5 खरीदा सत्तूर से एंड 1/10 खरीदा नेप्टूर से। तो अल्टीमेटली देखिए, सत्तूर का शेयरिंग क्या होगा, 5/8 पुराना था, उसमें से उसने बेच दिया 1/5, तो अल्टीमेटली 70/40 बच गया। और नेप्टूर का क्या हो गया, नेप्टूर का क्या था, 3/8 पहले था, उसमें से उसने बेच दिया 1/10, तो अल्टीमेटली 22/80 बचा। अब देखिए, इस 22/80 को हमको पहले वाला के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब इस नीचे वाला को 40 बनाना पड़ेगा। तो नीचे वाला को जब हम 40 बनाएंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो ये पूरा इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11/40 आ जाएगा, इसके इक्विवेलेंट में आ गया।
अब ये दोनों का, यदि ये दोनों का जो शेयर बेच दिए, जो हिस्सा बेच दिए, उसके बाद जो बता क्या है, एग्जिस्टिंग होल्डिंग बचा, तो एग्जिस्टिंग होल्डिंग इसका 70/40 और इसका 11/40। तो देखिए टोटल 40 में से ये 17 ले जाएगा और 40 में से 11 ले जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या, 40 में से 12 ही बचा ना। 40 - 17, 40 - 11 इक्वल टू 12। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, ये इससे खरीदा 1/5 प्लस इससे खरीदा 1/10, तो दोनों को भी जोड़ देंगे तो 12/40 आएगा। सिंपल सा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया इस प्रॉफिट में बांट लेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। याद रखिए, इनकॉर्पोरेशन से पहले का यदि कोई प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट होगा, इनकॉर्पोरेशन के बाद में होगा तो रेवेन्यू रिजर्व का पार्ट होगा, और इनकॉर्पोरेशन से पहले होगा तो कैपिटल रिजर्व का पार्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम लॉजिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्वेश्चन आप बना देंगे। इफ द करेंट रेशियो इज 2.4:1, कंपनी का करेंट रेशियो है 2.4:1 एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज 3.5 लाख रुपया, देन द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट कितना होना चाहिए पूछ रहा है। देखिए करेंट रेशियो क्या होता है, करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो देखिए करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, यहां 2.4 होगा, गलती से एरर हो गया, 2.2 लिखा है, इसको 2.4 पकड़िए। 2.4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू करेंट रेशियो है, तो 2.4 डिवाइडेड बाय 1 इज करेंट रेशियो। अब याद रखिएगा यहां एक्स पकड़ लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में 3.5 लाख रुपया दिया है, तो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 3.5 लाख रुपया। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम 2.4 है, करेंट एसेट को एक्स पकड़ लिए, करेंट लायबिलिटीज को इसको 2.4 है, तो करेंट एसेट को हम 2.4x पकड़ लिए और करंट लायबिलिटी को x पकड़ लिया 1x, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब 1.4x इक्वल टू 3.5 लाख रुपया। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.4 मतलब 2.5 लाख रुपया। तो x क्या हो गया, करंट लायबिलिटी है, 1 इक्वल टू करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2.5 लाख। अब x का वैल्यू निकल गया तो 2.4x क्या करेंगे, x इंटू 2.4 6 लाख रुपया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 लाख रुपया निकाल दिया। सिर्फ आपको जैसे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला से ही निकल जाएगा, 2.4x माइनस 1x, करंट एसेट को 2.4x पकड़ लिया, करंट लायबिलिटी को 1x पकड़ लिया, उसे निकाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी सम है। बोलता है, सम को देखिए बहुत इजी है, ठीक है। बोलता है परचेज प्राइस ऑफ ए मशीनरी 4,45,000 रुपया, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपया एंड फ्रेट एंड कार्टेज चार्जेस है 4,000 रुपया, इंश्योरेंस चार्जेस 10,000 रुपया, रेसिडुअल वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू उसका 14,000 रुपया दिया है और एस्टिमेटेड लाइफ दिया है 5 साल। तो आपको डिप्रिसिएशन कितना होगा बताना है। देखिए सबसे पहले मशीनरी का परचेज प्राइस में जो खर्चा कैपिटलाइज होता है उसमें क्या क्या चीज आता है, परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस फ्रेट एंड कैरेज, इतना तक जो भी खर्चा होता है कैपिटलाइज होता है, और इंश्योरेंस चार्जेस कैपिटलाइज नहीं होता है, तो इसको परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी नहीं लिया जाएगा। तो तीनों खर्चा को जोड़ते हैं, 4,45,000 प्लस इंस्टॉलेशन 10,000 प्लस फ्रेट का 4,000, 4,59,000 होता है। अब डिप्रिसिएशन क्या निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है कि मेरा जो परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यही फॉर्मूला है। तो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, 4,59,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू उसका 14,000 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इज 5। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी, तो 5 पे उसको डिवाइड करेंगे तो 89,000 आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाइए, देखिए 21 में क्या बोलता है, देखिए द नेट टैंजिबल एसेट ऑफ ए बिजनेस इज वर्थ 1,50,000। नेट टैंजिबल एसेट दिया है बिजनेस का कितना, 1,50,000। द एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू बी अर्न्ड इन फ्यूचर इज 30,000 पर annum। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है गुडविल निकालना है आपको, गुडविल का अमाउंट निकालना है। बोलता है द नेट टैंजिबल एसेट ऑफ ए बिजनेस इज 1.5 लाख रुपया।
बिजनेस में आप जिस बिजनेस को खरीद रहे हो उसका एसेट का दाम है 1.5 लाख रुपए। आपको कितना का एसेट मिलेगा? 1.5 लाख रुपया का, ठीक है। द एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू बी अर्न इन फ्यूचर, बोलता है आप 30,000 करके उस बिजनेस से हर महीना कमाओगे 30,000 करके, ठीक है। एंड इफ द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, यदि मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 15% है तो आप बताओ कि गुडविल का आप कितना पैसा दे रहे हो। आपको एसेट मिल रहा है 1.5 लाख रुपया का, मान रहे हो, ठीक है। देखिए अल्टीमेटली हमको निकालना है कि बिजनेस कितना रुपया का है, तभी तो हम बताएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे गुडविल, बहुत सिंपल सा सम है। देखिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट कितना करके मिल रहा है? 30,000 करके पर ईयर मिलेगा, और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15% है। तो बिजनेस का वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपया का है। बिजनेस का वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपया का, और हमको एसेट उस बिजनेस से कितना मिल रहा है? 1.5 लाख रुपया। मतलब हम 1.5 लाख का एसेट लेके उसको 2 लाख रुपया दे रहे हैं, तो 50,000 रुपया क्या दे रहे हैं? उसको नाम का दे रहे हैं, गुडविल को दे रहे हैं उसका। समझ में आया? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 2 लाख माइनस 1.5 लाख। कैसे निकाले? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल जाएगा, और गुडविल का सिंपल फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टैंजिबल एसेट इक्वल टू गुडविल। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज शेयर अमॉन्ग द पार्टनर्स। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर के बीच में किस रेशियो में शेयर होता है? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज शेयर्स अमॉन्ग द पार्टनर इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिप्रिसिएशन इज एन आइटम ऑफ, सबको पता है डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंडिचर है। बैंक अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, ये सब जानते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट इन नेचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। डिप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है। समझ में आया? रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है? रियल अकाउंट है। अनक्लेम्ड डिविडेंड अपीयर अंडर द हेड ऑफ डेज इन द बैलेंस शीट। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है? लायबिलिटीज है मेरा। समझ में आया? सिंपल सा चीज है, लायबिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर 27, हमको तो पेड करना ही पड़ेगा शेयर होल्डर को, तो लायबिलिटी है अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है। 27, Which of the following item is shown in the income and expenditure account? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का आइटम आता है, बहुत सिंपल है। ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट, उस पीरियड का रेवेन्यू नेचर का अकाउंट, रेवेन्यू नेचर का खर्चा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 28, A heavy revenue expenditure which help to generate revenue over more than one accounting year is termed as deferred revenue expenditure. जो heavy revenue expenditure क्या है? जो फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करके देगा उसको बोलते हैं deferred revenue expenditure. क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 इज वेरी इजी सम। बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 96,000 वाज डेबिटेड एज सैलरी इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। 96,000 का सैलरी डेबिटेड हुआ मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देयर वाज आउटस्टैंडिंग ऑन सैलरी अकाउंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर 12,000 मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 15,000 है। मतलब क्या है? और 3,000 का पैसा हमने सैलरी के नाम पे दिया नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी है। ओपनिंग में 12,000 दिखा रहा था लेकिन क्लोजिंग में 15,000 दिखा रहा है, मतलब 3,000 का और हमने सैलरी का पेमेंट नहीं किया है। तो द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, अल्टीमेटली सैलरी पेमेंट कितना किया? 96,000 का सैलरी बुक हुआ था टोटल इंप्लॉय का, उसमें से हमने 3,000 का पेमेंट नहीं किया है, तो 96,000 माइनस 3,000 93,000 का हमने टोटल सैलरी पेड किया है। बहुत सिंपल सा सर्विस, सिंपल था, ठीक है। टोटल सैलरी बुक हुआ 96,000 का और 3,000 का बाकी है देना, तो अल्टीमेटली 93,000 का हमने सैलरी पेमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 30, if an employee of the business files a legal suit on business, it is considered in the books as a
कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि जो लीगल सूट में कंपनी को पैसा देना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, तो कंपनी को आज के दिन पता नहीं क्या है, तो यहाँ के आउटकम इज अनसर्टन है। तो कोई भी अनसर्टन आउटकम होगा, कोई भी लायबिलिटी जब अनसर्टन होगी तो वह कंटीजेंट लायबिलिटी होगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, accommodation bill is drawn when both parties are in needs of fund। बहुत सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज ए पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा, लायबिलिटी का जो अकाउंट होता है हमेशा पर्सनल अकाउंट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला है। अंडर विच कंसेप्ट द बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर ऑन द बेसिस, मतलब बिजनेस और उसका ओनर दोनों को अलग सेपरेट एंटिटी माना जाएगा। किस कंसेप्ट में? बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में। बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 34, due to retrospectively effect on revision of salary of employee, the area of salary relating to past year payable in current year is, बोलता है सैलरी में रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से। चीज को समझिए क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल सा बोलता है क्या होता है, एम्प्लॉय का सैलरी, बोलता है कि आज एम्प्लॉय का सैलरी सपोज बढ़ा दिया गया, 10,000 सैलरी था किसी एम्प्लॉय का, आज के दिन 2021 में बोलता है कि सैलरी 15,000 कर दी है। लेकिन 15,000 कब से किए? आज 2021 में बढ़ा है, लेकिन बोलता है कि आपको जो इंक्रीजिंग सैलरी है 2020 से मिलेगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से मिलेगा, मतलब पुराना ईयर से मिलेगा। तो यह जो सैलरी बढ़ा, यह क्या है? एक ऑर्डिनरी आइटम है, बट ये एक तो ऑर्डिनरी आइटम है बट सेपरेट डिस्क्लोजर होगा, क्योंकि कोई भी आज के दिन पुराना ईयर का सैलरी बढ़ा देगा तो इसको ऑर्डिनरी आइटम मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, ऑर्डिनरी आइटम है, लेकिन इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा। समझ में आया? सिंपल सा चीज है। यदि कोई का भी सैलरी रिवीजन होता है और बैकडेट से होगा तो एक ऑर्डिनरी आइटम होगा, लेकिन उसका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशंस। डिप्रिसिएशन चार्जिंग का सिर्फ दो ही मेथड है, WDB और स्ट्रेट लाइन मेथड। एसेट लाइफ साइकिल मेथड बोल के कोई डिप्रिसिएशन चार्जिंग का मेथड नहीं है। क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन, सिंपल सा जनरल लेजर में ओपन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर अपोर्शनेट एमंग डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है सेल्स डिपार्टमेंट, जो अलग अलग सेल्स डिपार्टमेंट है उसके बीच में प्रोपोर्शनेट होता है, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, याद रखिएगा। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जितना सेल्स डिपार्टमेंट है सबके बेसिस में अपोर्शनेट होता है। सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट लिखेंगे, ठीक है। अपोर्शन जो होगा सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट के बेसिस में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। ए रिसोर्सेस owned by the business with purpose of using it for generating future profit is known as asset। asset ही एक ऐसा रिसोर्सेस है बिजनेस का जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के देता है, सीधा सा बात है। लाइक इन्वेस्टमेंट, आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। मशीनरी है, फ्यूचर में इनकम कमा के देगा, तो सिंपल सा चीज है। ऐसा क्या रिसोर्सेस है जो ओन्ड होता है बिजनेस के द्वारा जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के देता है? एसेट। लायबिलिटी तो कभी आपको पैसा कमा के नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 39, इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर इन हायर परचेज सिस्टम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग केस प्राइस। जो हायर परचेज सिस्टम में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, आपका आउटस्टैंडिंग जितना रुपए ड्यू होगा उसके बेसिस में करेंगे ना, जितना का पेमेंट बचा हुआ है उसके बेसिस में इंटरेस्ट चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कैंटीन एक्सपेंसेस आर अपोर्शनेट एमंग डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ। कैंटीन का एक्सपेंसेस जो अपोर्शनेट होता है डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस में बांटा जाता है कैंटीन का खर्चा। क्यों? कि कैंटीन में खाना कौन खा रहा है? अल्टीमेटली एम्प्लॉय तो खा रहा है, तो उसका जो अपोर्शनेट होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस में होगा। क्वेश्चन नंबर 41, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट
is prepared when the book value of asset and liabilities are not altered. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? जब बुक वैल्यू एसेट एंड लायबिलिटी का चेंज नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 42. This amount is higher of net selling price and its value in use. फेयर मार्केट वैल्यू सीधा सा लिख दीजिएगा. फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? हायर है नेट सेलिंग प्राइस का और वैल्यू इन यूज का, विच एवर इज हायर जो रहता है उसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू. द एमोर्टाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर कमेंस फ्रॉम द डेट. बोलता है आप एक सॉफ्टवेयर खरीदे, उसका खर्चा माने अपना पीएल अकाउंट में कब एमोर्टाइज करेंगे? जब हम सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे. अवेलेबल फॉर यूज, जब सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उस दिन से उसका खर्चा को एमोर्टाइज करना चालू कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 44. सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट लेफ्ट बाय द रिटायरिंग पार्टनर. यदि रिटायरिंग पार्टनर मर जाता है तो उसका जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट आपको 6% के हिसाब से देना पड़ेगा अंडर पार्टनरशिप एक्ट में. क्वेश्चन नंबर 45. अंडर हायर परचेज सिस्टम द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड. जो हायर परचेज सिस्टम में जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड होता है उसमें क्या क्या चीज रहता है? केस प्राइस रहता है प्लस इंटरेस्ट रहता है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 46. इंक्रीज इन वन इक्विटी विथ नो चेंज इन द एसेट विथ रिजल्ट इन डेज ऑफ अनदर इक्विटी. दूसरा इक्विटी का वैल्यू डिक्रीज हो गया है, तभी तो कोई चेंज नहीं हुआ एसेट में. यदि दूसरा इक्विटी का वैल्यू बढ़ जाता तो एसेट का वैल्यू भी बढ़ जाता. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाइए. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ए डेबिट बैलेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिनोट्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू. आपने खर्चा ज्यादा कर दिया है, पैसा इनकम से ज्यादा, इसीलिए डेबिट बैलेंस आ रहा है पीएल अकाउंट में. क्वेश्चन नंबर 48. एक्स एंड वाई डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. दो पार्टनर थे एक्स एंड वाई जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3. बोलता है जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द बिजनेस. नया पार्टनर आया जेड जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना लेगा? 1/5 लेगा टोटल का. तो बोलता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए. तो देखिए ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 5:3 था. जेड एक नया पार्टनर आया, बोला हम 1/5 शेयर लेंगे. तो अब देखिए जेड 1/5 ले रहा है तो अल्टीमेटली बचा कितना? टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज 1 है, माइनस जेड लेगा 1/5 तो अल्टीमेटली बचा 4/5 शेयर बचा. अब जेड का तो 1/5 फाइनल हो गया. अब इन लोग 4/5 लेगा तो 4/5 को जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट देंगे. तो 4/5 इंटू 5/8, 4/5 इंटू 3/8 तो आया 12/40, 20/40 और 12/40. किट को समझिए. तो 40 में से ये 20 ले लिया, 40 में से ये 12 ले लिया, तो अल्टीमेटली 40 में से बचा कितना? 8 इसको दे देगा. ठीक है. तो अल्टीमेटली 20, 12, 8 आया. उसको आप फर्दर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, 5, 5, 3, 2. 4 से डिवाइड कर देंगे सबको तो 5, 3, 2 आ जाएगा. 5, 3, 2 आ गया. ठीक है. सिंपल सा फंड है. देखिए इसमें क्या करना है, पूरा जो नया पार्टनर आया 1/5 उसको दे दिए, जो रिमेनिंग बचा उसको ऑल शेयरिंग में बांट देंगे, आ जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बिकम ड्यू इट विल बी क्रेडिटेड टू ऑन डिबेंचर अकाउंट्स. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 50. अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम ऑफ परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड विथ. किस चीज को इंटरेस्ट सस्पेंस में डेबिट करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट प्राइस एंड केस प्राइस. याद रखिए अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम ऑफ परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड विथ. इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो डेबिटेड करते हैं उसमें क्या चीज का डिफरेंस आता है? इंस्टॉलमेंट प्राइस एंड केस प्राइस का डिफरेंस आता है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 51. एक कंपनी कैन नॉट रिडीम प्रेफरेंस शेयर अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप. प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम होंगे? जब वो फुल्ली पेड अप होंगे. पार्टली प्रेफरेंस शेयर कभी भी रिडीम नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. सेलिंग कमीशन इज अपोर्शन अमंग डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट. सेलिंग कमीशन किसके बेसिस में वो होगा? अपोर्शन होगा सेल्स रेशियो के बेसिस में. बहुत कॉमन सा लॉजिक है. क्वेश्चन नंबर 53. बाय प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट लेवल ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सिंपल चीज है. क्वेश्चन नंबर 54. व्हेन मिनिमम रेंट इज मोर देन रॉयल्टी द अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड इज द शॉर्ट वर्किंग. सिंपल चीज है.
क्वेश्चन नंबर 55, when hire vendor Renox मतलब receive the profit on the basis of installment received, the method is known as receive basis. जब रिसीव बेसिस में इंस्टॉलमेंट के रिसीव बेसिस में प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उसको रिसीव बेसिस प्रॉफिट मेथड बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 56, profit on revaluation of asset on the admission of new partner is to be credited to the old partners in their old profit sharing ratio. बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है. देखिए क्या बोलता है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के कारण फर्म को कुछ प्रॉफिट हुआ, एक नया पार्टनर आया उसके कारण रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ और उससे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो उसका जो प्रॉफिट क्रेडिट होगा पुराना पार्टनर के अकाउंट में उसका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस में होगा. क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन ए न्यू पार्टनर्स इंटर इन द पार्टनरशिप फर्म एंड द partners decided to maintain the general reserve in the books of the firm at its original value, the amount of general reserve is credited होगा to the old partner. जनरल रिजर्व का जो बैलेंस था पहले क्रेडिटेड होगा पुराना पार्टनर्स का अकाउंट में, डेबिटेड किया जाएगा सारा पार्टनर्स का अकाउंट में. बहुत सिंपल सा चीज है. देखिए क्वेश्चन नंबर 58, देखिए क्वेश्चन नंबर 58, एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर डेज इज ट्रीटेड एज हायर परचेज चार्जेस. हायर परचेज चार्जेस का फॉर्मूला होता है हायर परचेज प्राइस माइनस केस प्राइस. तो एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर केस प्राइस इज ट्रीटेड एज हायर परचेज चार्जेस. एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टीज इज ट्रीटेड एज शॉर्ट वर्किंग, ये बताया है. क्वेश्चन नंबर 60, the average clause is applicable when the actual loss is more than the sum assured. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. टर्नओवर रेशियो आर ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं. टर्नओवर रेशियो को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी रेशियो. In the absence of an agreement among the partner, loan given by a partners to the firm will be at interest rate. इंटरेस्ट रेट क्या है? पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर को लोन देते हैं 6% का इंटरेस्ट रेट है. डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग जो है प्रोसेस है एलोकेशंस का, ठीक है. डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशंस. क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? फ्रेट एंड कार्ट्रेज ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी. न्यू मशीनरी के ऊपर यदि कोई फ्रेट का खर्चा होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, जो मशीन का कॉस्ट है उसके साथ ऐड हो जाता है फ्रेट का खर्चा. S10 इज रिलेटेड टू, S10 क्या चीज है? क्या चीज को बोलता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बोलता है. क्वेश्चन नंबर 66, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट अलाउड फ्रॉम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. यदि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होगा तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 67, गुडविल इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी सोन अंडर एसेट साइड अंडर द हेडिंग. याद रखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का जब अकाउंट बनाएंगे तो गुडविल किसके अंदर डालेंगे? फिक्स एसेट के अंदर गुडविल को डालते हैं. याद रखिएगा फिक्स एसेट के अंदर गुडविल को डालते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का अकाउंटिंग करेंगे तो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68 बोलता है an amount spent for inaugurations of new factory building. यदि नया फैक्ट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किए हैं, हम उद्घाटन किए हैं तो उसका खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है. याद रखिए नया फैक्ट्री बिल्डिंग हम बनाए हैं तो उसका खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसका उद्घाटन के ऊपर जो खाना पीना नाश्ता कराया है उसका खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन. पीरियडिकली इन्वेंटरी सिस्टम को ही एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 70, द कॉस्ट ऑफ ए फिक्स एसेट ऑफ ए बिजनेस हैज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर इट्स एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ. जितना लाइफ रहेगा उसके बेसिस में फिक्स एसेट को राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 71, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड आउट ऑफ, क्या होगा? देखिए सिंपल सा सुनिए क्या बोलना चाहता है. देखिए क्या बोल रहा है, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूप्ड आउट ऑफ, मतलब क्या होता है? देखिए एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का डिफरेंस को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग. तो शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूप्ड आउट ऑफ एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट. क्वेश्चन नंबर 72, देखिए
इन हायर परचेज सिस्टम केस प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट। केस प्राइस में यदि आप इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो हायर परचेज का जो प्राइस बनता है एसेट का वो आ जाता है हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट। क्वेश्चन नंबर 73, इन पार्टनरशिप व्हेन ए न्यू पार्टनर्स ब्रिंगिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन केस, यदि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल केस में लाता है, देन द अमाउंट ऑफ सच गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल एज पर द फॉलोइंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से क्रेडिट होता है। बहुत सिंपल सा चीज है। देखिए, द रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट जनरली बिगिंस विथ डेबिट बैलेंस। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट जनरली डेबिट बैलेंस से ही स्टार्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, व्हेन सेल्स 1,80,000 दिया है, परचेज दिया 1,60,000, ओपनिंग स्टॉक दिया है 34,000 रुपया एंड रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। ग्रोस प्रॉफिट का रेट दिया है 20% कॉस्ट पे दिया है, तो सेल्स पे आपको पता है कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू 16.67%। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक निकालने का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कर देने से क्लोजिंग स्टॉक निकल जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां देखिए सेल्स का फिगर दिया है, तो सेल्स का फिगर में क्या चीज इंक्लूड है, 1,80,000 है, तो दो चीज इसमें इंक्लूड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना में हम माल खरीदे थे प्लस ग्रोस प्रॉफिट, दोनों मिला के 1,80,000 है। तुमको पहले ग्रोस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आगे। देखिए हमको क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए प्लस परचेज चाहिए और माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 1,94,000 तो मिल गया। अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स माइनस जीपी कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा। अब तो जीपी क्या है, जीपी बोलता है 20% ऑन कॉस्ट, तो मेरे पास तो सेल्स दिया है तो 16.67% ऑन सेल्स हो जाएगा। तो टोटल सेल्स 1,80,000 दिया है, जीपी 16.67% करेंगे तो 30,30,000 का ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा, टोटल सेल्स माइनस जीपी इक्वल्स टू 1.5 लाख, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज हो गया 1,94,000, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे 1.5 लाख, तो आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई एट ए प्राइस सो एज टू इंक्लूड ए प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। बोलता है 33.33% कॉस्ट पे दिया है। इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द डिपार्टमेंट इज इतना 18,000 दिया है, तो देखिए सीधा सा बोलता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है 33.33%, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या होगा 25% होगा। सीधा सा बात है, इस 18,000 का 25% कर देंगे 4,500 रुपया आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो देन द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिवर्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक विल बी, सीधा सा 45,000 पे 25% कर देंगे। बहुत सिंपल सा चीज है। डुअल कंसेप्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। ये डुअल कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का डुअल कंसेप्ट क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय हु आर रिट्रेंच इज डेस एक्सपेंडिचर। ये आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, डेस इज द अमाउंट बाय विच मिनिमम रेंट एक्सीड द एक्चुअल रेंट शॉर्ट वर्किंग, ये बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पढ़िए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, ए फर्म एम्प्लॉयड 2 लाख एज कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 2 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। इफ द फर्म makes an average profit of rupees 30,000 per year, the value of goodwill by considering it as the purchase of 3 years super profit will be। goodwill का वैल्यू निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, एवरेज प्रॉफिट दिया है 30,000 और सुपर प्रॉफिट के लिए 3 साल का गुडविल कैलकुलेशन लेंगे। तो देखिए सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला में बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से इनटू करेंगे तो गुडविल निकल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या करेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड
2 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 20,000, तो 30,000 माइनस 20,000 आ गया सुपर प्रॉफिट 10,000। सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर इंटू करेंगे 3, तो 30,000 इज गुडविल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 80, गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, द लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस बोलता है कॉस्ट पे बोलता है 25% होगा, तो सेल्स पे कितना परसेंट होगा? 25 डिवाइडेड बाय 125, 20%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, डुअल कंसेप्ट इन अकाउंटिंग रिजल्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। डुअल कंसेप्ट इन अकाउंटिंग का इक्वेशन बोलता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट। क्वेश्चन नंबर 82, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स इट्स क्लेम अगेंस्ट ए कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट। कंपनी के अगेंस्ट क्लेम है लेकिन उसको आप डेप्ट नहीं मान सकते, अनसर्टेनिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी। बहुत सिंपल सा चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट अमाउंट। हाईएस्ट अमाउंट क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल। याद रखिए, कंपनी जितना का ऑथराइज कैपिटल लेता है उसको हाईएस्ट अमाउंट बोलते हैं, हमेशा पेड अप कैपिटल से ज्यादा होता है। ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी उतना कैपिटल इशू कर सकता है। जैसे कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 5 लाख रुपया है तो कंपनी 5 लाख का शेयर इशू कर सकता है, माने हाईएस्ट कैपिटल उतना ही इशू कर सकता है जितना ऑथराइज कैपिटल रहेगा। मतलब ऑथराइज कैपिटल हमेशा हायर रहेगा पेड अप कैपिटल से, ठीक है, always higher than paid up capital. When there is no agreement among the partners, the profit or loss of the firm will be shared. यदि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म का प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इन हायर परचेज ट्रांजेक्शंस द राइट टू सेल्स और ट्रांसफर ऑफ द गुड्स रिमेन्स विथ सेलर। सेलर के पास ही ये राइट रहता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, हायर परचेज सिस्टम में गुड्स को बेचने का राइट और ट्रांसफर करने का राइट सिर्फ सेलर के पास रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द एंटरप्राइजेस शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द फोरसेबल फ्यूचर। मतलब गोइंग कंसर्न जो है कंसेप्ट में बोला जाता है इंटरप्राइज हमेशा चलेगा फोरसेबल फ्यूचर तक, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑन ओपनिंग ऑफ ए न्यू ब्रांच ऑफ एन एग्जिस्टिंग ब्रांच विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस वुड नॉट डिस्क्लोज। ट्रायल बैलेंस क्या चीज डिस्क्लोज नहीं करता? एरर ऑफ ओमिशंस, क्योंकि ओमिशन और पोस्टिंग तो ट्रायल बैलेंस में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो याद देखिए, ट्रायल बैलेंस वुड नॉट डिस्क्लोज एरर ऑफ ओमिशंस, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करता है ओमिशन का एरर। यदि पोस्टिंग का एरर होगा वो तो दिख जाएगा, और क्या चीज नहीं दिखेगा ट्रायल बैलेंस में? एरर ऑफ ओमिशंस। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ। रियलाइजेशन अकाउंट कब खुलता है? जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, in the hire purchase system interest charged by vendor is calculated on the basis of outstanding cash price। जितना outstanding cash price होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, बेड डेप आर अपोर्शन अमंग डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ। बेड डेप किसके बेसिस में प्रोपोर्शनेट होता है? सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। बेड डेप को किस बेसिस में प्रोपोर्शनेट किया जाता है? सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, सेल्स के बेसिस में, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट का जो ईच डिपार्टमेंट का सेल्स है उसके बेसिस में बेड डेप को प्रोपोर्शनेट करते हैं। द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, द एमोर्टाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर कमेंस फ्रॉम द डेट। सॉफ्टवेयर का खर्चा को कब एमोटाइज करते हैं? जिस दिन से अवेलेबल फॉर यूज होता है सॉफ्टवेयर, जिस दिन से सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज कर सकते हैं उस दिन से सॉफ्टवेयर का खर्चा को एमोटाइज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, when prior period expenditure is paid subsequently and for which no provision was made earlier, the accounting entry would be डेबिट कर देंगे प्रायर पीरियड आइटम को, डेबिट प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल सा चीज है। 95, in the case of non-profit organization, donation received by the organization are reflected in receipt and payment account। याद रखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, पीएल अकाउंट नहीं बनाता है, याद रखिएगा। तो जो डोनेशन रिसीव करता है उसका एक इनकम है, तो डोनेशन रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन आर रिफ्लेक्टेड इन रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट,
याद रखिएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पीएल अकाउंट नहीं बनाता है, रिसीव एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, और जो डोनेशन लेता है वो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, नेटवर्थ रेशियो मींस शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। नेटवर्थ में क्या चीज नहीं लेते टोटल एसेट में, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। याद रखिएगा जब नेटवर्थ का कैलकुलेशन होगा तो आप क्या करेंगे, कौन सा एसेट को नहीं लेंगे, फिक्टिशियस एसेट को नहीं लेंगे। और नेटवर्थ का सिंपल सा फॉर्मूला, आप कैपिटल के साथ रिजर्व को जोड़ देंगे तो भी नेटवर्थ आ जाएगा, फ्री रिजर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, एरर इन प्रिंसिपल डेस अफेक्ट टेलिंग बैलेंस शीट। एरर इन प्रिंसिपल डज नॉट अफेक्ट नहीं करता बैलेंस शीट को टेली करने में। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल ऑनरशिप passes at the time of sale। इंस्टॉलमेंट में कब ऑनरशिप पास होता है, एट द टाइम ऑफ सेल। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल ऑनरशिप पासेस एट द टाइम ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 99, सॉल्वेंसी रेशियो मींस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल लायबिलिटी को टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्वेंसी रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन नंबर 100, एट द ईयर एंड एन अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर विल बी डील इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ। बोलता है क्या बोलता है समझिए, बोलता है मार्च महीने का, द अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च में खत्म हो जाता है, तो मार्च महीना का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो आएगा अप्रैल में। तो बोलता है जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट तो सितंबर में बनता है, तो क्या कीजिए आप जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो उस मार्च में ही बुक कर लीजिए, उसी पीरियड में बुक कर लीजिए। दो खर्चा आप अप्रैल में आ रहा है, बिल अप्रैल में आ रहा है, लेकिन उस पीरियड का जो खर्चा उसको मार्च में ही बुक कर लीजिए, तो उसको बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट मतलब वो खर्चा एक्रू हो गया, दो हम पेमेंट बाद में किए हैं लेकिन खर्चा अराइज हो गया उस साल। समझ में आया। जैसे एम्प्लॉय का सैलरी है, हम लोग मार्च महीना का सैलरी देते हैं अप्रैल में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जो सैलरी का खर्चा है हम लोग मार्च में ही बुक कर लेते हैं, वही चीज बोल रहा है। कंटीजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर, कंटीजेंट लायबिलिटी याद रखिए फुटनोट में अपीयर होता है एज ए नोट इन द बैलेंस शीट। नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कंटीजेंट लायबिलिटी को डाला जाता है, बैलेंस शीट में नहीं आता है, याद रखिएगा। द इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, जो टाइमिंग डिफरेंस का जो इफेक्ट है उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स, इट्स कॉल्ड डिफर्ड टैक्स। ठीक है। अब एक तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो। कैश फ्लो में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी में जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। ठीक है। देखिए रॉयल्टी अकाउंट इज अ डेस अकाउंट इन नेचर। रॉयल्टी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, रॉयल्टी अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट्स इन नेचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105, रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट एंड पेमेंट विच रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड आर शोन इन द। रेवेन्यू नेचर का जितना भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 बोलता है वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 21,28,000। कंपनी का वर्किंग कैपिटल दिया, वर्किंग कैपिटल मतलब समझते हैं तो आप। ठीक है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। एंड टोटल डेब्ट दिया है 42,50,000। इफ द कंपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट आर, कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट 27,30,000 है, देन करेंट रेशियो कितना होगा पूछा है। तो करेंट लायबिलिटी का मतलब आपको पता है, करेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन जो फॉर्मूला है बोलता है टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो टोटल डेब्ट देखिए 42,50,000 दिया है, उससे लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है 27,30,000 माइनस कर देंगे तो 15,20,000 आ जाएगा। हमको निकालना है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिवाइड कर देंगे, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को, तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, आपका करंट रेशियो आ जाएगा। तो हमको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालना है। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो टोटल डेब्ट से लॉन्ग टर्म डेब्ट को माइनस किया तो 15,20,000 आ गया, ये आ गया मेरा करंट लायबिलिटीज। अब हमको निकालना है करंट एसेट। तो करंट एसेट का सिंपल सा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो करंट वर्किंग कैपिटल कितना है, 21,28,000 दिया हुआ क्वेश्चन में, प्लस अब करंट लायबिलिटी 15,20,000 निकाले तो दोनों को जोड़ देंगे तो 36,48,000 आया। और करंट रेशियो को, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल, ये करंट रेशियो आ जाएगा 2.4:1। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए,
Expenditure in respect of certain type of asset whose usefulness does not expire in the year of their occurrence but generally expire. Simple सा चीज है deferred revenue expenditure. Question number 108. The main object of average clause contained in a fire insurance policy is to encourage full insurance and discourage under insurance. सिंपल सा चीज है, ये बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 109 ये भी बता चुके हैं. शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूपन्ड आउट ऑफ, क्या होगा शॉर्ट वर्किंग, किसका डिफरेंस है, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट का डिफरेंस को शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1010. एच पर AS10 इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट. AS10 किसके ऊपर एप्लीकेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ऐसे AS9 किस पे एप्लीकेबल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है. आगे पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 111. Any change in the accounting policy relating to inventory which has a material effect in the current or later period should be disclosed. This is in accordance with the accounting principle of consistency बोलते हैं. सिंपल सा चीज है, बता चुके हैं इसको. डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन. डिप्रिसिएशन क्या चीज का प्रोसेस है, एलोकेशन का प्रोसेस है. AS9 इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन. AS9 क्या चीज से रिलेटेड है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. एन अमाउंट स्पेंड इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हम लाइसेंस बना रहे हैं, वह मेरा एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है. याद रखिएगा, फैक्ट्री को चलाने के लिए एक लाइसेंस बना रहे हैं, फैक्ट्री लाइसेंस, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन, सिंपल सा है, जनरल लेजर. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए जनरल लेजर भी बोल सकते हैं इसको. और देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 116 में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है. रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट होगा. याद रखिए, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 117. ए रिसोर्सेस ओन्ड बाय द बिजनेस विद पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट इज नोन एज एसेट. ये बता चुके हैं. याद रखिएगा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है. ठीक है. थैंक यू. काफी क्वेश्चन हो गए हैं, दैट इज इनफ. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 118. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. Which of the following commission is allowed by the consignor to the consignee to encourage the consignee for hard work in introducing new product? कौन सा कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देता है जब वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है जिसके कारण कंसाइनी इंकरेज हो हार्डवर्क करने के लिए? तो सिर्फ इतना याद रखना है, कंसाइनर कंसाइनी को ओवरराइडिंग कमीशन देता है. कंसाइनर कंसाइनी को ओवरराइडिंग कमीशन देता है जिसके कारण वो हार्डवर्क करेगा जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 119. चंदू एंड कंपनी अकाउंट इज ए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. चंदू एंड कंपनी अकाउंट इज ए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 120. Purchase of a laptop for office use wrongly debited to purchase account. It is an error of principle. इसको बोलते हैं error of principle. Question number 121. Which of the following term is most suitable for writing of patent? Patent को write off करते हैं, patent का खर्चा को write off करते हैं, मतलब amortize करते हैं. amortization word को यूज किया जाता है. ठीक है, amortization. पेटेंट को राइट ऑफ करना मतलब amortize करना. ठीक है. 122 में आ जाइए. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर इज प्रिपेयर्ड. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कब बनाया जाता है? जब द ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ओन ट्रांजैक्शन ओनली. जब हर एक इंडिविजुअल को वेंचर अपना अकाउंट्स का रिकॉर्ड खुद मेंटेन करता है. द ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ओन ट्रांजैक्शन ओनली. क्वेश्चन नंबर 123 देखिए. इन केस ऑफ ए क्लब the excess of expenditure over income is called deficit. यदि खर्चा इनकम से ज्यादा हो जाए क्लब का जब अकाउंटिंग करेंगे तो उसको बोलते हैं डेफिशिट. सिंपल भाषा में लॉस, लेकिन डेफिशिट क्लब का जब अकाउंटिंग होता है उसको डेफिशिट बोलते हैं. नेटवर्थ इज एक्सेस ऑफ डेज ओवर लायबिलिटीज. नेटवर्थ के एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर लायबिलिटी. जब टोटल असेट्स से ज्यादा टोटल लायबिलिटी होता है तब होता है. नेटवर्थ इज एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज. क्वेश्चन नंबर 125.
In case of loss of profit policy, gross profit is the sum of net profit plus days standing charges, insured standing charges. ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज था. बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट. याद रखिए, एक्रूअल कंसेप्ट में कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होता है, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ ए जनरल एंड लेजर. कौन सा बुक में दोनों चीजें, जनरल भी है लेजर भी है? कैश बुक. इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस अकाउंट इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 129, शिवा ड्रॉ ए बिल ऑन संत ऑन 25 अक्टूबर 2018 फॉर 90 डेज. याद रखिए, 25 अक्टूबर 2018 फॉर 90 डेज. तो इसका क्या होगा? द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी, मेच्योरिटी डेट होगा 25 जनवरी 2019. ठीक है, आगे देखिए. 25 अक्टूबर से आप 90 डेज का कैलकुलेशन ले लोगे. 25 अक्टूबर प्लस 90 डेज करोगे तो 25 जनवरी आएगा ग्रेस डेज को ऐड करके. ठीक है. अब आ जाइए 130 क्वेश्चन नंबर 130. ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 130, ध्यान से सुनिएगा. Peru and Simo are entered in the business of buy and sell of food grain for a period of 1 year and sharing the profit in the ratio of 3:2. This agreement is a joint venture. बहुत सिंपल है. At the end of the year 2017-18, prepaid insurance premium 7,500 appear in the trial balance. Prepaid insurance premium है. It will be shown, क्या होगा? Only in balance sheet में show होगा. ठीक है. अब देखिए, कंटीजेंट लाइबिलिटी वुड अपीयर. कंटीजेंट लाइबिलिटी का फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट में लिखते हैं, याद रखिएगा. कंटीजेंट लाइबिलिटी वुड अपीयर एज ए नोट इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में एक नोट के पार्ट में आता है. बैलेंस शीट में नोट अलग से नोट में लिखा जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटी का फिगर, याद रखिएगा. डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन द जनरल लेजर. बहुत सिंपल है. जनरली सेक्रीफाइस रेशियो इज कंसर्न विद द सिचुएशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तब सेक्रीफाइस रेशियो का कंसेप्ट यूज होता है, याद रखिएगा. जनरली सेक्रीफाइस रेशियो इज कंसर्न विद द सिचुएशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. देखिए, while posting and opening entry in the ledger, in case of an account having debit balance, in particular column the word days are written on debit side. particular column में क्या लिखा जाता है? to balance brought forward. बहुत सिंपल सा है. क्वेश्चन नंबर देखिए 136, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेज. डिप्रिसिएशन एक प्रोसेस है एलोकेशंस का, वैल्यूएशंस का नहीं. डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या चीज का प्रोसेस है? एलोकेशंस का, नॉट वैल्यूएशंस. ठीक है. फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट. फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है लवर ऑफ द कॉस्ट एंड एनआरवी. तो वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लवर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. क्वेश्चन नंबर 138, when stock is valued at cost in one accounting period and lower of cost and net realizable in another accounting period. बोलता है एक अकाउंटिंग में आपने स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पे कर दिया और दूसरा अकाउंटिंग पीरियड में आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रूडेंस प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट विथ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. बहुत सिंपल सा चीज है. मेटेलिटी प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स. अब क्वेश्चन नंबर 140 देखिए. इन ए कैश बुक डेबिट बैलेंस 112 रुपया है. ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट बैलेंस कितना है? 121 रुपया है. तो जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा? 112 प्लस 121 233 को ऐड कर लेंगे. बहुत सिंपल सा है. 141 क्वेश्चन देखिए. डेट्स रिप्रेजेंट ए पोटेंशियल ऑब्लिगेशंस. पोटेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी. ये वर्ड सुनते ही कंटीजेंट लायबिलिटी डाल दीजिएगा. डेट्स रिप्रेजेंट ए पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन इवेंट. ठीक है.
Days method for depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation. जब uniform charge for depreciation होता है तो reducing balance method को यूज किया जाता है. Reducing balance method for depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repair and maintenance together. Reserve for discount on creditors have a days balance, debit balance. बहुत सिंपल सा चीज है. Days can be made payable to the bearer. Bills receivable can be made payable to the bearer. बहुत सिंपल सा है. The gain from sale of capital asset need to be added to the revenue to ascertain the days. सीधा बात है, operating profit of a business. Profit है या कुछ भी loss हो, to ascertain the operating profit or loss of the business. The gain from sale of a capital asset need not to be added. याद रखिए, need not है, याद रखिएगा. जो कैपिटल एसेट का प्रॉफिट जो है ऐड नहीं किया जाता है. जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल एसेट का प्रॉफिट को नहीं लेते हैं, याद रखिएगा. द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट नीड नॉट बी एडेड टू द रेवेन्यू. याद रखिएगा, नहीं लिया जाता कैपिटल एसेट का प्रॉफिट को. ठीक है, फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द गेन फ्रॉम सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट नीड नॉट बी एडेड टू द रेवेन्यू. क्योंकि मेरा बिजनेस का रेवेन्यू नहीं है वो. टू असर्टेन द डेज ऑफ ए बिजनेस. क्योंकि बिजनेस में हम दूसरा चीज, जैसे सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मेरा रॉ मटेरियल को लिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, परचेज होगा, वो सब लेंगे. लेकिन कोई एसेट बेच रहे हैं उसको नहीं लेंगे. द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट नीड नॉट बी एडेड टू द रेवेन्यू फॉर सर्टेन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. क्योंकि ऑपरेशन निकाल रहे हैं बिजनेस का. डेज प्रॉपर्टी में भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कंसाइनमेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी. बहुत सिंपल सा है. आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 बोलता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद द कैपिटल. एक्स एंड वाई ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया 50,000 और 30,000 रुपया का, मतलब 5:3 का रेशियो है. इंटरेस्ट पेबल 10% आया. इफ द यदि प्रॉफिट उन लोग 4,800 कमा रहे हैं तो किस रेशियो में उसको बांटेंगे, सीधा सा बात है, कैपिटल रेशियो में. ठीक है, बोलता है इफ द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 4,000 व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एक्स एंड वाई. का इंटरेस्ट क्या होगा, उसके कैपिटल रेशियो में बांट देंगे. 5:3 में 4,800 को बांट देंगे, 3,000 और 1,800 आएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 148. देखिए ध्यान से देखिएगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 148. Which of the following is a resources owned by the business with the purpose of using it for generating future profit? Trademarks. बहुत सिंपल सा है. क्वेश्चन नंबर 149 ये करा चुके हैं, एक बार देख लीजिए. If Ram acceptance which was endorsed by us in favor of Salim is dishonor, then the amount will be debited in our books to Ram. बहुत सिंपल सा है. The relationship between consignor and consignee is that of consignor और consignee का relationship क्या है, agent and principal का है. The relationship between co-venture is that of co-owner. ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 152 में. ध्यान से देखिए क्वेश्चन. देखिए ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन नंबर आपका है 152. ठीक है, देखिए A machine was purchased on hire purchase system. मशीन मैंने खरीदा हायर परचेज सिस्टम से, जिसका कैश प्राइस दाम था 5,20,000. ठीक है, which was payable in annual installment of 1,80,000 each including interest 15% per annum. बोलता है 1,80,000 का हम इंस्टॉलमेंट हर साल जब देना है, हर बार देंगे, हर साल 1,80,000 का इंस्टॉलमेंट देंगे. ठीक है, अब 1,80,000 में आपका क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला हुआ है. ठीक है, अब देखिए पूछता है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा ये निकालना है. तो टोटल अमाउंट माइनस फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट का हम प्रिंसिपल का पेमेंट किए वो माइनस कर देंगे, उसमें 15% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे तो आ जाएगा. तो पहला देखिए 1,80,000 का पेमेंट किए. अब 1,80,000 में आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकालना है. तो 1,80,000 में आप यदि इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल का जो पेमेंट हुआ वो निकल जाएगा. तो 1,80,000 में माइनस 5,20,000 पे 15% इंटरेस्ट हो गया, 78,000 इंटरेस्ट का कंपोनेंट हो गया. तो 1,80,000 माइनस 78,000 कर देंगे तो 1,02,000 आएगा प्रिंसिपल का कंपोनेंट. तो 5,20,000 माइनस 1,02,000 तो आ गया नेट प्रिंसिपल का कंपोनेंट, उस पर 15% कर देंगे सेकंड ईयर का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा 62,700. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 153. ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए आगे. देखिए
मैनेजर कमीशन पूछा है वन सेक्शन क्वेश्चन नंबर 153 में, ये पहले भी सम कराया हुआ हूँ मैं। तो आप क्या करोगे, मैनेजर कमीशन बोलता है कि 5% है, 5% दिया जाता है उसको प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट निकाल लोगे, नेट प्रॉफिट आपका 9,45,000 आएगा, उस पर 5% निकाल लोगे, काम खत्म। बहुत सिंपल सा सम है। आप नेक्स्ट में आ जाइए। देखिए लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, उसको देख लीजिए। ये कराया हुआ भी है आपका, खाली एक बार बता दे रहा हूँ। ओपनिंग डेटा, कलेक्शन फ्रॉम डेटा एंड डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है आपका, तीनों दिया हुआ है। और क्लोजिंग डेटा बोलता है 20% क्रेडिट सेल है, तब आपको क्लोजिंग डेटा और क्रेडिट सेल बताना है। ये मैं कराया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 155, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। बोलता है सब्सक्रिप्शन ऑफ 6,25,000 had been shown in the income and expenditure account prepared for the year ended 31st March 2019। मतलब 2019 का जब अकाउंट्स बनाए हम लोग, उसमें सब्सक्रिप्शन कितना दिखा रहा है पीएल अकाउंट में, 6,25,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, 31 मार्च 2018 का ये इंफॉर्मेशन है और 31 मार्च 2019 का ये इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन है, पूछता है द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, 18-19 में आपने कितना का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया वो बताना है। तो सीधा सा आंसर है 6,25,000 मेरा पीएल अकाउंट में दिखा रहा था, प्लस ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 55,000 जोड़े, प्लस ये 37,000, माइनस आपका जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस था 31,000 और 72,000, ये दोनों को माइनस कर देने से 6,14,000 आंसर आएगा। यही आंसर है इसका। एक मैंने 155 क्वेश्चन कराया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप कीजिएगा, 100% आपका 40+ मार्क्स का एग्जाम में आएगा ही आएगा। थैंक यू।